तो हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। तो याद रख, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सिंधु घाटी सभ्यता की अगली कड़ी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले पार्ट में जो मैंने आपको बताया था, उसमें बस बहुत छोटी सी कहानी थी जो केवल उसकी खोज के संबंध में थी। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर PDF कैसे प्रोवाइड करें। तो देखिए, हमारा इसी यूट्यूब चैनल के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप उसको सर्च भी कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। उस पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। या फिर लिंक मैंने PDF का इसमें दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आप मुझे फेसबुक पेज कामिल रजा के नाम से है, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो आपको PDF प्रोवाइड करने की बात है, तो आप इस तरह से PDF प्रोवाइड कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। चलिए, तो फिर से शुरू करते हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगली कड़ी में इनके शहरों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। 3 कड़ियों में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हम कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। चलिए, बात करते हैं हम सिंधु घाटी की सामाजिक स्थिति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति, देखिए, कोई भी सभ्यता होती है तो उसकी एक सामाजिक स्थिति होती है, ठीक है। गार्डवन चाइल्ड ने तो कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रथम शहरीकरण सभ्यता है, या फिर मोटे शब्दों में कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति जो हुई है वो भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है, और ये सबसे पहली शहरी सभ्यता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये कथन गार्डवन चाइल्ड का था, ठीक। अगर बात करते हैं इनकी सामाजिक स्थिति, तो इनका सामाजिक जो आधार था, सामाजिक आधार या सामाजिक इकाई जो थी इनकी, वो परिवार थी, ठीक है। सामाजिक इकाई क्या है इनकी? परिवार, परिवार, ठीक। सामाजिक यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक इकाई क्या है? परिवार, ठीक। बात करते हैं इनका समाज मुख्यतः किस पर आधारित था, या इनका समाज कैसा था? समाज कैसा था? समाज मुख्यतः लाडलो कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। समाज कैसा था लाडलो? मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? वर्ग। देखिए, इनके अगर वर्गों की बात करें तो पहला वर्ग था इसमें पुरोहितों का, ठीक है, पुरोहित, ठीक, व्यापारी और श्रमिक। श्रमिकों में जो प्रमुख थे, श्रमिकों में सभी आते हैं, शिल्पकार आते हैं, और जो मोहर बनाते थे वो आते हैं, और एक कुम्हार। और अगर बात करें इनके समाज की स्थिति में जो सबसे विशेष स्थान प्राप्त था वो कुम्हारों को था लाडलो। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है PCS में, कुम्हारों को, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले लोग थे श्रमिकों में कुम्हार। कुम्हारों को क्यों विशेष स्थान प्राप्त था, इसके बारे में आपको समझाता हूं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, और इस समय जो प्रमुख विशेषताओं के रूप में हम देखते हैं वो मृदभांडों को देखते हैं। मृदभांड यानी बर्तन बनाने वाले। अब बर्तन बनाने वाले उसमें विशेष कला मानी जाती थी, ठीक है। तो कुम्हारों को इसलिए समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। ये बात आप अपने उसमें नोट कर लेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया भी गया है, ठीक है। इनको प्रमुख माना जाता था कुम्हारों को, ठीक है। आगे हम चर्चा करें इनके वर्ग पर, तो वर्ग कितने हैं? पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, और श्रमिक वर्ग जो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं इनके खेल वेल क्या था, मनोरंजन के साधन क्या थे? खेल या मनोरंजन, खेल या मनोरंजन की अगर बात करें लाडलो, तो इनका प्रमुख खेल जो था वो पासा था। पासा प्रमुख खेल क्या था? पासा। और मनोरंजन के तौर पर ये बैलों की दौड़ के लिए कह सकते हैं, हाँ, बैल दौड़ या पशुओं की दौड़ इनका प्रमुख मनोरंजन का साधन था। जैसे बैलों की दौड़ के लिए हम देखते हैं ना, केरल कर्नाटक को देखते हैं, बैल की दौड़ होती है बहुत ज्यादा, या सांडों की लड़ाई जो देखी जाती है, वो बैलों की दौड़ या लड़ाई इनका प्रमुख मनोरंजन के साधन थे, ठीक है, याद रखेंगे।
अगर बात करें इनका अंतिम संस्कार कैसे होता था, अंतिम संस्कार के क्या साधन थे, या हम कह सकते हैं समाधान कैसे करते थे, ये समाधान क्या था इनका, किस तरह से करते थे समाधान। तो याद रखेंगे इनकी समाधान पद्धति 3 तरह से होती थी, ठीक है, समाधान पद्धति 3 तरह से। सबसे ऊपर जो पूर्ण समाधान करते थे, और कुछ आंशिक करते थे, आंशिक रूप से समाधान सबको करते थे, आंशिक, कुछ आंशिक थे, और कुछ दाह करते थे, दाह संस्कार। देखिए कैसे, पूर्ण समाधान का क्या मतलब था, पूर्ण समाधान का मतलब ये था कि मृतक व्यक्ति को पूर्ण रूप से दबा दिया जाए, जमीन के अंदर दबा दिया जाना, यानी ये जो समाधान पद्धति थी पूर्ण वाली, यानी पूर्ण जो मृतक व्यक्ति है उसको पूर्ण रूप से जैसा है वैसे के वैसे उसको मिट्टी में दबा दिया जाए, उसको दफना दिया जाए, तो वो कहलाती थी पूर्ण समाधान पद्धति, ठीक है। दूसरा आंशिक समाधान पद्धति क्या होता था, आंशिक समाधान में पहले पशु पक्षियों के लिए उसको बाहर डाल दिया जाता था, उसके सबको नोच कर जो बचता था हड्डियां वगैरह उसको फिर दफनाया जाता था, उसको जब दफनाया जाता था तो उसको कहते थे आंशिक समाधान, ठीक, पद्धति, यानी आंशिक रूप से, ठीक है, उसको समाधान पद्धति कहा जाता था, ठीक। उसके बाद आता था एक दाह संस्कार, दाह संस्कार में पूर्ण रूप से जलाया जाता था, ठीक, पूर्ण रूप से जलाया जाता था। और ये क्वेश्चन आ चुका है, ये जीआरएफ में पूछा गया था, और जीआरएफ में एनालिसिस करके पूछा था, ठीक है, सीरीज बाय सीरीज सबसे वह पद्धति कौन सी है जिसमें पूर्ण रूप से समाधान किया जाता था, तो वो पूर्ण वाली आती है, ठीक है, याद रखेंगे, आंशिक रूप से और दाह संस्कार से। तो सामाजिक स्थिति के बारे में अगर बात करें और इनके अंतिम संस्कार के रूप की अगर बात करें तो वो 3 प्रकार के अंतिम संस्कार होते थे, ठीक है, 3 प्रकार के अंतिम संस्कार है, पहला पूर्ण, दूसरा आंशिक और तीसरा दाह संस्कार, ठीक है। आगे हम बात करें तो एक आता मृदभांड, मृदभांड कला, ठीक, मृदभांड कला सबसे प्रमुख कला है इनकी, मृदभांड कला आप समझ ही गए होंगे। मृदभांड कला का मतलब यानी कुम्हार जो चाक, यानी जो मिट्टी से चाक पर जो बर्तन बनाता है उसी को हम मृदभांड कला कहते हैं, और उसमें कुछ मोहरे बनाता है, वो कुछ आपके लिए खिलौने बनाता है, कुछ बर्तन बनाता है, और कुछ मनके बनाता है। और यहाँ तक कि मृदभांड इतना प्रचलित था कि लोथल में, बेटा लोथल में आपको जब शहर पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, लोथल में मनके बनाने का कारखाना मिला, मनके बनाने का कारखाना, ठीक है, ये कहां से मिला हमें, लोथल से, ठीक है। तो मृदभांड कला बहुत प्रमुख थी, तो मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला लाडलो हमें, लोथल से, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, सभी को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए मृदभांड कला, आगे हम देखते हैं इनकी मूर्तियों के बारे में। मूर्तियां, ठीक है, मूर्तियों की बात करते हैं तो मूर्तियों पर ज्यादातर जो मिला हमें एक श्रृंगी वाला, एक सींग वाला, एक श्रृंगी वाला पशु मिला है हमें, एक श्रृंगी पशु का चिन्ह बहुत मिला है, ठीक है, एक श्रृंगी पशु का चिन्ह हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसका चिन्ह अंकित नहीं था, और ऑप्शन दिया था मूर्तियों पर, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियों पर किसका चिन्ह अंकित नहीं था, तो उसने ऑप्शन दिया था गाय, और उसमें था गैंडा, उसमें था बैल, और नो आंसर। पूछा था किसका नहीं है, तो बेटा गाय का चित्र अंकित नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, तो गाय और एक घोड़ा, ठीक है, मूर्तियों पर किसका चिन्ह अंकित नहीं है, एक तो गाय का नहीं है लाडलो, दूसरा घोड़े का चिन्ह अंकित नहीं है, याद रखेंगे। एक श्रृंगी पशु सबसे ज्यादा बार जो मोहरे हैं उन पर देखने को मिलता है, ठीक है, मूर्तियों में, ठीक, याद रखेंगे। एक श्रृंगी वाली पशु की तो सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं, बाकी मोहरों पर भी ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप आगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनकी लिपि के बारे में। बेटा लिपि के बारे में कहा जाए तो इनकी जो लिपि थी अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अज्ञात लिपि,
ठीक है, जो क्योंकि पढ़ी नहीं गई है अभी तक। क्यों नहीं पढ़ी गई है? क्योंकि इनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। कैसी लिपि है इनकी? अज्ञात लिपि है, लेकिन है कैसी? भाव चित्रात्मक है। ठीक है, भाव चित्रात्मक है, जो लिखी जाती है दाएं से बाएं, बाएं से फिर दाएं, दाएं से फिर बाएं, इस टाइप से लिखी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर इनकी लिपि में बात करें तो इनकी लिपि में जो प्रमुख जो 64 मूल चिन्ह पाए गए, 64 मूल चिन्ह पाए गए, 64 मूल चिन्ह पाए गए, जिन चिन्हों में 64 मूल हैं, लेकिन अगर बात करें सबकी तो 300 से 400 के बीच, 300 से 400 के बीच इनकी जो एक चित्र के रूप में जो लिपि पाई गई है वो 300 से 400 चिन्ह हैं, लेकिन उसमें 64 जो है मूल हैं, जिनको मान लिया भी गया कि हाँ वो प्रचलित अभी हैं, लेकिन 300 से 400 ऐसे हैं जिनको अभी तक माना नहीं गया। इनको हम पिक्टोग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ तो बहुत अच्छी चीज है। आप अपने माइंड में एक इमेजिनेशन किया करें कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से कामयाब होने वाले हैं, ये इमेजिनेशन किया करें ताकि आपको खुद भी मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है बेटा, मांगने पर तो नहीं मिलेगी। जाग जाओ, हो सकता है कामयाब हो जाओ। समझ रहे हो जी? तो ये कामयाबी जो है वो सुबह जैसी नहीं होती है, मेहनत करोगे तभी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। ये समझ गए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा, टेंशन ना लें आप सभी। चलिए आगे हम चर्चा करें सामाजिक स्थिति में मापतोल की। मापतोल की अगर बात करें बेटा तो इनका मापतोल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की मापतोल की इकाई थी 64। ठीक है, याद रखेंगे 64 के अनुपात में इनकी मापतोल की इकाई थी। कैसे ये करते थे? 16, 64, 160, 320 इस टाइप से होती थी। ठीक है, समझ गए होंगे कि 16 के अनुपात के रूप में कैसे थी। ठीक, इस तरह से इनकी मापतोल की इकाई थी। अगर बात करें इनकी मोहरों का, तो इनकी मोहरों की अगर बात करें, मोहर जो प्रयोग की जाती थी, जो बनाई जाती थी, वो सेलखड़ी की बनाई जाती थी, सेलखड़ी। हालांकि ऐसा नहीं है, गोंद और उसका भी प्रयोग किया जाता था, गोंद और गुमेद का। ठीक है, इनमें इसका भी प्रयोग किया जाता था। गुमेद और गोंद अलग अलग होती हैं। ठीक है, और जो इनकी मोहरों पर मिला है वो सबसे ज्यादा वो एक श्रृंगी वाला पशु मिला है। ठीक है, जो कि मैंने पहले भी चर्चा की थी आपको। एक श्रृंगी वाला पशु सबसे ज्यादा देखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ये तो थी इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक, कैसे मैंने आपको बताया कि इनकी सामाजिक स्थिति में मापतोल की इकाई क्या थी, समाधान पद्धति क्या थी, मनोरंजन कैसा करते थे, ये आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। बेटा अगर इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करें तो इनकी आर्थिक स्थिति में इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, सबसे पहले हमें व्यवसाय ज्ञात करना होगा। व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था बेटा व्यापार। दूसरे में ये कृषि भी करते थे, व्यापार, कृषि और पशुपालन। ठीक है, व्यापार, कृषि, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। इन पर ही इनकी आर्थिक स्थिति टिकी हुई थी। ठीक है, व्यापार की बात करें तो व्यापार किसका करते थे ये? चलिए इसको यहाँ पे ले आते हैं। व्यापार किसका करते थे? तो व्यापार सोने का करते थे। सोने का व्यापार कहाँ से करते थे ये? अफगानिस्तान से करते थे, अफगान से, ईरान से। यहां से क्या करते थे? सोने का व्यापार करते थे। ठीक है, सोने का व्यापार। और फारस भी आता है इसमें, फारस से भी करते थे, फारस से। ठीक है, ईरान, अफगान और फारस से सोने का व्यापार करते थे। उसके बाद तावा अफगान से और ईरान से आता था।
चांदी की बात करें हम, चांदी का भी बताइए, देखिए कितने अमीर लोग थे उस समय, चांदी सोने का व्यापार कर रहे हैं, देखिए खुले बिल्कुल। ये आता था ईरान से, चांदी का व्यापार होता था ईरान से। चांदी के साथ साथ तांबा प्लस टीन का भी यहीं से आता था, टीन। ठीक है, टीन कैसे बना, तांबे में टीन मिलाकर क्या बना, कांसा। जो ये सभ्यता पूर्ण रूप से कांस्य युगीन थी। ठीक है, ईरान और ये अफगान से चांदी लाई जाती थी। ठीक है, चांदी का व्यापार किया जाता था। ठीक, और ये सभ्यता पूर्ण रूप से कैसी थी, कांस्य युगीन थी, कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए एक सभ्यता का एक रूप होता है। अब की जो सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रयोग किसका होता है, लोहे युगीन का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की कोई जानकारी नहीं है, लोहा उपयोग में ही नहीं है, लोहे को कोई जानता ही नहीं है। आयरन आपको कहाँ मिलेगा, आयरन मिलेगा बेटा वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता के भी उत्तर वैदिक काल में, ना कि ऋग वैदिक काल में। ठीक है, तो लोहे की जानकारी नहीं है इन लोगों को। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, किन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, उसमें था सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल, मतलब सभ्यता। इस टाइप से कई सभ्यताएं जोड़ दी उन्होंने, लेकिन तो लोहे का ज्ञान किनको नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो याद रखेंगे। चलिए अगर हम बात करें इनकी, हो गया हमारे पास व्यापार में, व्यापार में किसका कर रहे हैं, सोना, तांबा, चांदी, और करते थे गोंद का भी करते थे, नीलमणि का, रत्नों का भी व्यापार करते थे। लेकिन याद रखेंगे सोना, चांदी, तांबा ये आप तक बस इतना ही बेहतर है। कृषि के विषय में चर्चा करें तो बेटा कृषि के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, तो कृषि किसकी करते थे, देखिए कृषि दो की सबसे ज्यादा करते थे, एक तो गेहूं की और दूसरा बेटा कपास की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान है, इसलिए वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। तो मुख्यतः फसलें कौन सी थी इनकी, गेहूं, हालांकि फसल इनकी और भी उगाते थे, ये उड़द भी उगाते थे, बहुत सारी दालों का भी उगाने का काम करते थे, फसलें कई सारी उगाते हैं, लेकिन मुख्य दो जो थी वो गेहूं और कपास थी आपकी। ठीक है, याद रखेंगे इनका, ये इनको ही उगाते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कृषि के लिए, जमीन जोतने के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, इसके लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, कृषि में लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। तो लकड़ी के हल से याद आया, वनावली जो आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, वनावली एक ऐसा शहर है जहां से मिट्टी का हल मिला। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये भी पूछ लिया गया आपसे, मिट्टी का हल मिला। मिट्टी के हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हमें, वनावली से। मिट्टी के हल के साक्ष्य लाट लो वनावली से। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि में मुख्यतः किन हलों का प्रयोग किया जा रहा, लकड़ी के हलों का। ठीक है, ये आप याद करेंगे। इनमें एक जलाशय के भी साक्ष्य मिले हैं, जलाशय मतलब बांध, जलाशय, जलाशय के साक्ष्य कहां से मिले, लाड लो धोलावीरा से, धोलावीरा। ठीक है, जलाशय के साक्ष्य कहां से मिले हमें, धोलावीरा से। ठीक है, और मिट्टी का हल कहां से मिला है, वनावली से। तो कृषि के संबंध में आप ये इस बात समझ गए होंगे कि हमें व्यापार किन चीजों का कर रहे हैं, सोना, चांदी, नील रत्न और तांबा, टीन, इनका कर रहे हैं। और कृषि में मुख्यतः किन फसलों का प्रयोग कर रहे हैं, गेहूं और कपास का। और जमीन जोतने के लिए किन हलों का प्रयोग करते थे, लकड़ी का। लेकिन मिट्टी का हल कहां से मिला है, वनावली से। जलाशय यानी जो सिंचाई करने के लिए जलाशय का साक्ष्य कहां से मिला हमें, धोलावीरा से। अब बात करते हैं पशुपालन की। ठीक है, लास्ट में आता है पशुपालन। तो पशुपालन मुख्यतः किसका करते थे, पशुपालन की अगर बात करें तो पशुपालन, गाय तो है नहीं लेकिन एक संगी वाला पशु है, तो हो सकता है गाय का पालन करें, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन भैंस के साक्ष्य मिले, भैंस है, बकरी है, भेड़ है और बहुत सारी ऐसे जानवर हैं, कुत्ता है आपका, कुत्ता है, ये सब इनके पालतू पशु थे और ये इनका पशुपालन करते थे। ठीक है, गाय भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब एक संगी वाला बैल मिला है तो हो सकता है गाय मिला, लेकिन चिन्हों पे गाय का चिन्ह अंकित नहीं है, ना ही गाय की कोई आकृति बनी हुई है। ये भी आप अपने दिमाग में नोट कर लेना कि ना ही गाय का कोई साक्ष्य है और ना ही गाय की कोई आकृति मिली है। लेकिन जब एक संगी वाला बैल है
पशु है तो गाय भी होगी, तो गाय भी इनका एक मुख्य स्थान रखती होगी। आईएएस में पूछा गया था, तो गाय सबने स्किप कर दिया था। गाय आती है बेटा, गाय मानी जाएगी, क्योंकि जब एक श्रृंगी वाला बैल है, पशु है, तो ये गाय भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि गाय ना हो। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए अभी इसके बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है इसका, इसके नगर योजना के बारे में, या फिर इसकी धार्मिक स्थिति देखेंगे भी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए चलिए इसकी नगर योजना के बारे में पढ़ते हैं। नगर योजना जो आएगी बेटा, आर्थिक स्थिति के अंतर्गत आएगी नगर योजना। ठीक है, क्योंकि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तभी तो नगर योजनाओं को विकास ज्यादा होगा। जैसे वैदिक सभ्यता की स्थिति खराब क्यों थी? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? पशुचारी लोग थे, कोई आयात निर्यात होता नहीं था ज्यादा था। ठीक है, लेकिन जैसे लोहा उन्होंने खोज निकाला, जैसे लोहे का उपयोग किया, उपयोग करने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, और दूसरी नगरीय क्रांति हमें देखने को मिलती है कहाँ? वैदिक काल में। ठीक है, चलिए नगर योजना की बात करें तो बेटा नगर योजना में हमें एक चीज याद आती है कि इनका नगर योजना दो भागों में बटी हुई थी। दो भाग में नगर योजना, दो भाग कैसे थे? जो अमीर वर्ग के लोग थे वो पूर्व की ओर रहते थे, और जो कम जो लोग थे श्रमिक वगैरह वो पश्चिमी भाग में रहते थे। पश्चिमी भाग में, इसलिए पूर्वी भाग को दुर्ग कहा जाता था। पूर्वी भाग को दुर्ग कहा जाता था और पश्चिमी भाग को निचला नगर, दुर्ग नगर और निचला नगर। तो नगर योजना मुख्यतः कितने भागों में बैठी हुई है? दो भागों में, जो एक पूर्व और दूसरा पश्चिमी, जिसको दुर्ग नगर कहा जा रहा है और दूसरे को निचला नगर कहा जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें इनकी नगर योजना और इनके, अब बात करते हैं इनके घर। तो इनके घर मुख्यतः कैसे बने हुए थे? ईंटों के। ठीक है, इनके घर मुख्यतः किस चीज के बने थे? ईंटों से बने थे, और ईंटों से जो बने थे वो बड़े सुदृढ़ तरीके से बनाए गए थे, जिनके दरवाजे पीछे की ओर खुले होते थे, पीछे की ओर। लेकिन याद रखेंगे लोथल में ऐसा नहीं था। लोथल में इनकी खिड़की पीछे की ओर खुलती थी। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि लोथल में जो खिड़कियां थी वो पीछे की ओर, लेकिन बाकी सभी में जो दरवाजे थे वो पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, और घर मुख्यतः किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। ठीक, अगर बात करें इनके ईंटों का अनुपात कितना था? ईंटों का अनुपात या ईंट का अनुपात, ईंट का अनुपात बेटा 4:2:1 के रूप में इनकी ईंट बनाई गई थी। ठीक है, ईंट का अनुपात ये पूछ लिया गया था, ईंट का अनुपात कितना? 4:2:1 के रूप में इनकी ईंट बनाई गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना की बात कर रहे हैं तो एक मोहनजोदाड़ो शहर है। मोहनजोदाड़ो में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इनके शहर के बारे में तो मोहनजोदाड़ो को हम देखेंगे। मोहनजोदाड़ो में पढ़ेंगे आप एक अन्नागार, इसी का नाम हम कहते हैं, इसी को कहते हैं सभागार। सभागार, इसी को हम कहते हैं धान्यगार। ठीक है, ये एक स्थल है, सॉरी ये एक भवन है, सॉरी ये भवन है, भवन। अन्नागार, सभागार, धान्यगार, ये मोहनजोदाड़ो का मोहनजोदाड़ो का नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है, जिसकी लंबाई की अगर बात करें, लंबाई 45.71 मीटर थी। इसकी लंबाई बेटा कितनी थी? 45.71 मीटर। और अगर ब्रेथ की यानी चौड़ाई की बात करें तो 15.23 मीटर ये चौड़ा था।
ठीक है, यानी इतना बड़ा भवन था कि 47.71 मीटर ये लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। ठीक है, और एक स्थल मिला, ये तो भवन था, एक स्थल मिला हमें यहां से, स्थल का नाम था स्नानागार। स्नानागार ये सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है स्नानागार। स्नानागार की बात करें, स्विमिंग पूल देख रहे हो कितने साल पहले ये लोग स्विमिंग पूल बना चुके हैं। ठीक है, तो इसका स्विमिंग पूल की बात करें तो स्विमिंग पूल की जो लंबाई थी बेटा, लंबाई थी 11.88 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, तो 7.01 मीटर। और इसकी गहराई की बात करें तो गहराई की बात कर रहे हैं हम, तो गहराई थी इसकी 2.43 मीटर। इतना बड़ा स्विमिंग पूल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आपको जो थंबनेल लगा हुआ दिखाई देता है ना, तो ये जो गहरा सा गड्ढा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वही है, उसी को स्नानागार कहा गया। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्नान करते थे और ये इतना लंबा चौड़ा और गहरा था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल हमें देखने को मिलता है और इसको स्थल के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की अगर बात की जाएगी तो आप स्नानागार लगाएंगे, और भवन की बात की जाएगी तो अन्यागार, सभागार या धान्यागार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आई होप बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं इसकी अब धार्मिक स्थिति पर, उसके बाद हम इसको समाप्त कर देंगे और अगला जो वीडियो होगा वो इनके शहरों के बारे में होगा। ठीक है, अगर जिस तरह से मैंने लिख रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि उस तरह से लिख लें तो आप, जैसे मैं हट जाता हूं वहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप नोट कर लें। बहरहाल आप याद कर लिया करें, लिख कर याद कर लिया करें, क्योंकि ये तो एडम स्मिथ ने कहा भी था, 1 टाइम राइटिंग बेटर देन 10 टाइम रीडिंग। आप यानी 10 बार पढ़ना और 1 बार लिखना बराबर होता है, तो आप लिख कर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनकी धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति कैसी थी इनकी? ठीक, देखिए धार्मिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो हमने पहले आपको बताया था कि किनकी पूजा करते थे। तो देखिए, मानव, पशु और वृक्ष, मानव, पशु, वृक्ष तीनों रूपों की ईश्वर के रूप में ये उपासना करते थे। मानव की भी, पशु की भी, वृक्ष की भी। मानव में हम देखते हैं तो माता देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा। लेकिन पशुपति की उपासना, ठीक है, पशुपति की उपासना करते थे। मातृ देवी की पूजा और पशुपति की उपासना। तो मानव, पशु, वृक्ष वगैरह को, इन सबको ये इन सब में ईश्वर मानकर पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने कि मानव, पशु और वृक्ष तीनों रूपों को एक रूप मानकर ये उपासना करते हैं। तो मातृ देवी की पूजा मुख्य है, मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, और पशुपति की उपासना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जिसमें हमें देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो से एक, जो मैं आपको बताऊंगा, मोहनजोदाड़ो से मैंने आपको बताया था, यहां से एक पद्मासन स्थिति में बैठा हुआ आपको पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, पद्मासन स्थिति में, पशुपति शिव। मूर्ति, ठीक है, पशुपति शिव की मूर्ति हमें मिली है। आई होप आप समझ गए होंगे सारी की सारी जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। देखिए, अब तक की जो ये आपको मैंने बताया है, इनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और नगर योजना के बारे में हमने चर्चा की है, उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में मैंने बताया आपको। इनसे जोड़कर कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा। मैं ये क्लास कंप्लीट करने के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, और उसको आप ध्यान रख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में से किस टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक है, और अब तक किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं आयोग द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।